टोरंटो कनाडा नहीं है, ये मैं यहाँ अक्सर सुनता हूँ, और हकीकत में ये मेगापोलिस शुमाली मुल्क के कम आबादी वाले तस्वुर को कुछ हद तक तोड़ देता है। तमाम वो मुहाजिरीन जो कनाडा मुंतकिल होते हैं टोरंटो की तरफ आते हैं, और शहर के आधे से ज्यादा बाशिंदे कनाडा में पैदा नहीं हुए बल्कि दूसरे ममालिक से यहाँ आए। टोरंटो को कनाडा का न्यूयॉर्क कहा जाता है, और वो ज़ाहिरी और जिंदगी की रफ्तार में एक जैसे हैं। इतना आसान नहीं है। मवाक़े का शहर, बहुत से लोग किसी भी कीमत पर कनाडा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तौर पर पहुंचकर अच्छी जिंदगी बनाना मुश्किल काम। तुम्हें मुसलसल काम में जुटे रहना होगा। एक दिन तामीराती काम पर चले गए, सिर्फ एक जीता 2 टैंक। लेकिन फिर भी बहुत से मुहाजिरीन यहाँ कामयाबी हासिल करते हैं, कैनेडियन ख्वाब को पाते हैं और नौजवान कैनेडियन खानदान बनाते हैं। कनाडा से है, मैं रूसी हूँ, बीवी अफगान है, मैं कैसीनो गया 20,000 हार गया, 10,000 कर्ज है, ये इसका है, मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ और बीवी खास तौर पर मुसलमान है। आइकॉन लटक सकता है, साथ में कुरान रखा हो सकता है। कनाडा और अमेरिका मवाजना होता है और उनको एक दूसरे के खिलाफ पेश होता है। लोग मेहरबान हैं, वो आपको हाथ हिलाकर सलाम करते। कनाडा से चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता नरम कनाडा ज्यादा सख्त होता जा रहा है। यहाँ सब आए हैं, सब अमन से दोस्ती से रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब वो बहुत ज्यादा जारहाना हो गए हैं, इसलिए सड़कों पर ना चले। हर हफ्ते नहीं, अब देखेंगे कि शहर के मरकज में कोई किसी पर गोली चला रहा है। अगर कोई आपको मारे तो पहले मुस्कुरा कर पलट जाएं, फिर कहें मुझे मत मारो, बरा करम। कनाडा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, ये खूबसूरत है, लेकिन पैसे और ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। आपके पास सिर्फ आखिरी अंडरवियर अब से ले लेंगे। आज़ादी इजहार के बारे में यहाँ ये मौजूद नहीं है। आज हम दुनिया के एक बेहतरीन मेगा सिटी में मीठी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं। मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। चलिए। टोरंटो में ये कनाडा है, ऊपर से सब्ज, साफ सुथरा और खामोश, कोई फलक बोस इमारतें नहीं, क्योंकि मैं टोरंटो के करीब छोटे से हैमिल्टन एयरपोर्ट पर उतरा हूँ। बैन अल-अक़वामी परवाजों में सिर्फ एक रैकी ओक है। बस में जैसे जादू हो गया हो, सारा रास्ता खिड़की की बजाय दरवाजे को देखता रहा। हमेशा इंतजार करता रहा कि कब वो सड़क के बड़े गड़े पर उड़ जाएगी। ये अब टोरंटो का डाउनटाउन है, शहर का मरकज, जिसका अक्सर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से मवाजना किया जाता है, और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के बारे में फिल्में भी अक्सर यहाँ ही बनाई जाती हैं। इतने ज्यादा वो एक जैसे हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसी आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ भी देखी हैं। रीच सड़कों पर नहीं चलते और न ही बर्फ है, लेकिन समझो तुम क्या, कनाडा में हॉकी के मौजू से पहचाना जा सकता है। ये वो एरिना है जहाँ मकामी टीम टोरंटो मैपल लीफ्स खेलती है। और प्ले ऑफ के टिकट खास तौर पर 1000 हो सकते हैं। तो तुम हॉकी के बारे में कैसे मुतासिर हुए? मुझे हॉकी पसंद है। कौन से क्लब के लिए? मुझे मैपल लीफ्स पसंद है। तकरीबन 5-6 एंजल्स के खिलाड़ी थे जो मैपल लीफ्स में थे, वो मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने उन्हें ठहराया था। इनमें से एक यहाँ रहता था। ये ओ लीग है, और वो ये जानने गया कि ये खूबसूरतियाँ कहाँ से आई हैं। टोरंटो के लोग बहुत रंगीन और मुतनोवे हैं, खास तौर पर आज जब यहाँ एक और फेस्टिवल हो रहा है। देखो कैसी मालवीना खड़ी है ऐसे ही रंगों के पस मंजर में। कोने के पीछे जाओ, यहाँ कंसर्ट की तैयारी हो रही है। शहर में बहुत सी मौसीकी है। टोरंटो में सब अजीब लोग बेज़रर नहीं होते। ये हिस्सा ज्यादा महफूज नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाजी रहाइश में रहते हैं। उनके करीब चलना भी कुछ अजीब सा लगता है। यहाँ उनकी निज़ाम कुछ इस तरह से बनी हुई है जो दिलचस्प है। लोग जो इन नफ्सियाती मरीजों में रहते हैं, ज़हनी तौर पर थोड़ा गैर मामूली, ठीक है गैर मामूली, वो बंद जगह में नहीं हैं। उन्हें यहाँ बाहर निकलने का हक है। वो शहर में हैं, वो लोगों के दरमियान हैं। इसलिए जब आप सड़क पर थोड़ा गैर मुनासिब शख्स देखते हैं या बस में, आप उनके करीब खड़े हो सकते हैं। बेहतर है कि जब वो इश्तियाल दिलाते हैं तो उनकी आंखों में न देखें। उन्हें शहर के मरकज में समाजी रहाइश क्यों दी जाती है, न कि कहीं बाहर।
यहाँ पूरा शहर तकसीम है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ अमीर हैं, यहाँ गरीब हैं। आप जा सकते हैं, अच्छी सड़क, 2 मिलियन के घर, फिर ऐसे घर आते हैं कि वहाँ रहना डरावना लगता है। वहाँ 700,000 के हैं, यहाँ कुछ भी तकसीम नहीं होता। अमीर गरीब हाँ सब कुछ मिला जला। वलीग ने अपनी फैमिली 10 साल पहले कनाडा मुंतकिल गए। मैं चाहता था कि बच्चे किसी दूसरे मुल्क में बड़े हों ताकि उन्हें दूसरा पासपोर्ट मिले और ये कि वो महफूज रहें। जबरदस्त। हम खला की वीडियो बनाएंगे। मुंतकिल होने ओलीग ने कनाडा को मुख्तलिफ तस्वुर किया। मुझे सब कुछ फौरन चाहिए था। मैं चाहता था आऊं और कहूं मैं कनाडा आया हूं, सब मेरा हक दें। हम सब वहां ऐसी तस्वीरें बनाते थे कि यहाँ जैसे दरख्त हैं, जहां माली बागात हैं, वहां जाते हैं और पैसे तोड़ते हैं या सुबह उठे तकिए तले पैसे निकाल। मुझे घुलने में काफी वक्त लगा। जो लोग आना चाहते हैं ज्यादातर यही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कनाडा हिजरत करूंगा, कारोबार करूंगा। बगैर सोचे कि कारोबार कैसे किया जा सकता है, और वो समझते हैं कि सब कुछ समझ लेंगे। सब कुछ मुख्तलिफ है। कारोबार करना जैसे हम वहाँ करते हैं। अब सोचते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलेगा, तो अब सोचते हैं कि काम कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अच्छी नौकरी तलाश कर लूंगा। मैं किसी न किसी तरह अच्छी नौकरी जरूर तलाश कर लूंगा। कनाडा ने मुझे बदल दिया है। मैं ज्यादा साबिर हो गया हूँ, मैं ज्यादा रवादार हो गया हूँ। मैंने दूसरी कौमियतों को देखने का अंदाज बदल लिया है। अगर कनाडा से पहले हम आदी थे कि हम अफ्रीका के लोगों को कैसे कहते थे, काले। वहाँ हम चीन के लोगों को पीला जर्द चेहरा आचीनी कहते थे। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि माल में या लिफ्ट में, और आपका सामना होता है और वही शख्स अफ्रीका से होता है, यूं कह लें, और वो आपको सुबह बखैर कहता है, मुस्कुराता है, या वो आपको शायद, मुझे ये नहीं कि मुझे खुशी होती है कि मुझे सुबह बखैर कहा गया। टोरंटो की सड़कों पर सुबह बखैर कहना आलमी फिल्मी सितारों को भी मुमकिन है। परसों शवार्ज़नेगर साइकिल पर जा रहा था, फिल्म बना रहा था, जैसे वो कालिनंस्की प्रोस्पेक्ट पर जा रहा है, और फिल्म वहाँ की तवाइफों के बारे में है, इन सब चीजों के बारे में जो वहाँ 90 की दहाई में थी। कोविड से पहले तकरीबन 10 साल पहले शायद 60% तमाम हॉलीवुड फिल्में कनाडा में बनाई जाती थीं। तो इस तरफ वैंकूवर में सब कुछ आसान है। कनाडा में फिल्म बनाना अमेरिका के मुकाबले में सस्ता है। मित जताया यहाँ टाइटैनिक, ट्वाइलाइट, दी रेवेनेंट, इंसेप्शन, एक्स-मैन और हजारों मशहूर फिल्में बनाई गईं। यहाँ अमेरिकी कंपनियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अमेरिका का हर जगह मौजूदगी है। हर रोज ओलीग एक साबिका हवाई अड्डे के पास से गुजरता है, जहां दुनिया के सबसे मशहूर बलागर मिस्टर बेस्ट एक बड़ा मंसूबा बना रही है। इस जगह पर हजारों बलागर्स $5 मिलियन के लिए मुकाबला करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़कर शहर के बाहर खेत शुरू होते हैं। शुमाली मुल्क के बारे में अफसाने टूट रहे हैं। खिड़की के बाहर बेइंतहा मकई के खेत हैं और आड़ू से खरबूजे और बीर यहाँ उगती है। कीमतें सच में आसमान को छू रही हैं। मकई तकरीबन $1 फी दाना है। बहुत सी खेतों के अपने दुकानें हैं और ये बिल्कुल एक पूरे कोलखविज की तरह है। घोड़ों के बाड़े, ट्रैक्टर और यहाँ तक के एक छोटा होटल भी है। ये एक नायाब लम्हा है जब कैनेडियन कोलखविज के किसान आराम करते हैं और धूप में बैठते हैं। सब कुछ सियाहत और खेल पर मरकूज है। गोल्फ का मैदान भी इतनी ही पैदावार देता है जितनी मकई का खेत। सुबह यहाँ गोल्फ की छड़ियाँ बजती हैं। डरावना है, अंगूठियाँ चीख है। ये है वालीरी। हम उनके घर जा रहे हैं टोरंटो के नजदीक रिचमंड हिल में। पहले यहाँ सब कुछ खाली था। ये प्लाजा यहाँ नहीं था, ये घर भी नहीं थे। यहाँ सब कुछ खाली था। यहाँ एक ही खेत था और जब मैं यहाँ मुंतकिल हुआ तो नया इलाका बनाया गया था और सब कुछ बहुत खामोश पुरसुकून था। कोई नहीं था। खैर रिचमंड कुछ अमीराना सा लगता है। खैर शायद मुझे नहीं मालूम। उस वक्त ये सिर्फ एक अच्छा इलाका समझा जाता था और यहाँ की कीमतें ज्यादा थीं बनिस्बत दूसरे इलाकों के। आजकल बुनियादी तौर पर कीमतें, मैं समझता हूँ कि सब जगह महंगी हो चुकी है, लेकिन वहाँ 100-200 हज़ार का फर्क है। मुझे नहीं मालूम जब ये 1 मिलियन से ज्यादा हो, वहाँ 1 और 5, 1 और 7। मैं अब भी फर्क नहीं देखता। ऐसा फर्क 1 और 5, 1 और 7 आम शहरी के पास कहाँ से $1 मिलियन होंगे। पड़ोसी अफगान हैं, उन्होंने कालीन खुश्क करने का फैसला किया। इसके बरक्स पाकिस्तानियों ने यहाँ चीनी, यहाँ हिंदुस्तानी। जब हम यहाँ आए थे यहाँ रूसी रहते थे
वहाँ फिलिपाइनी रहते थे, यहाँ फिलिपाइनी रहते थे, एक कैनेडियन रहता था, सामने एक अरब रहता था। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। मैं यहाँ रह गया हूँ। पड़ोसियों के साथ कैसा बातचीत करते हैं, तो अब समझते हैं यहाँ लोग हमारे जैसे नहीं हैं। यहाँ ये रिवाज है, वहाँ सलाम, अब कैसे हैं, सब ठीक है, मौसम अच्छा है और हमारे यहाँ परसों बारिश होगी, और यहाँ इसी सतह पर तमाम बातचीत होती है, किसी खास बात पर नहीं। और हमारे यहाँ इसके बरक्स यहाँ पाकिस्तानी हैं, वो हमारे पास आना पसंद करते हैं। वो हमारे लिए हर तरह की मिठाइयाँ लाए थे और अब उन्हें वापस करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ ले जाना, और वो इस तरह कोशिश करते हैं कि उनके साथ कुछ करीब तर राब्ता हो, लेकिन हम दूर रहते हैं। यहाँ वियतनामी है, वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वो मुस्कुराते रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि उनका हाल कैसा है, वो मुस्कुराते हैं, समझ आता है। वालीरी अपनी बीवी, बच्चे और सास रहता है। वो खुद वकील है, अक्सर घर से काम करता है। ये जैसे दूसरा दफ्तर है। यहाँ से कि मैं यहाँ बंद हो सकता हूँ, अगर मेरा कोई समाअत हो तो मैं घर से यहाँ कर सकता हूँ। ऑनलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन अदालतें ऑनलाइन हैं। हम लोग हकीकत में हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बैकयार्ड्स में बैठें, जैसे कि सहन में, और कबाब बनाएं और आराम करें। हम हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ की आवाज की गूंज नाकाबिल यकीन है। अब सुन सकते हैं जो वहाँ पड़ोसी कर रहा है, गोश्त भून रहा है। अब सुन सकते हैं कि कैसे भून रहा है। शोर, जी हाँ, जी हाँ। और इसी वजह से मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोई प्राइवेसी नहीं है। और घर, यहाँ सब एक जैसे हैं। जी हाँ, वो तकरीबन सब एक जैसे हैं। अगर सच कहूँ तो देखें घरों के दरमियान फासला, ये क्या फासला है, यानी अब पड़ोसी के सांस लेना कान में दो लोग नहीं गुजर सकते। वलीरिया इलाका मुअज़्ज़ज़ बैन अल-अक़वामी, टोरंटो में सब ऐसे नहीं हैं। वो सब यूरोप में मुंतकिल हो गए और फिर यूरोप से वो यहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। और कनाडा की हुकूमत इसके साथ समझौता कर रही है। वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ मुसलमानों की तरफ से ऐसी मुज़ाहमत हो रही है। हाँ, इसीलिए वो अपनी बीवी के साथ काम नहीं कर सकते, बेटी पर काम नहीं करते, बीवी के साथ काम नहीं करते, सिर्फ मर्द और बेटे। उन सारे बच्चे हैं और वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। हजारों मर्द सुबह से शाम तक काम करते हैं। ये वैसे बिल्कुल सच नहीं है कि जो कहते हैं कि अफगान लोग इमदाद पर बैठे हैं। मर्दों के लिए ये बिल्कुल आम नहीं है कि वो घर में बैठे रहें, सोफे पर लेटे रहें। बीवी घर में बैठती है, हाँ, वो पैसे लेती है, बच्चों के इमदाद वहाँ काफी अच्छा है, उनके लिए ये काफी होता है। वो इलाका नहीं है जिसके बारे में वालीरी ने बात की थी, बल्कि खुशहाल मारकम है। वतनोवे है, लेकिन आज यहाँ मुसलमानों का त्योहार है, तैयारी है। आज हफ्ता है, यहाँ त्योहार होगा, उनका कार्निवाल। 12 बजे करीबी इलाकों से लोग आएंगे और वो बच्चों के साथ अपने त्योहार मनाएंगे। वहाँ उनके पास पाप कारण है, मस्जिद के बिल्कुल सामने एक छोटा सा मेला। अक्सर इमिग्रेंट्स कनाडा में जुनूबी ममालिक से आते हैं। मेरे लोग रूस से थे, काजाकिस्तान से आए थे, तालीम हासिल की उन्होंने, लेबर मार्केट को देखा और यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर रहे थे, यानी उनके पास तकरीबन बैचलर मास्टर्स डिग्री थी। माहिर लोग, वो बहुत बासलाहियत हैं। मैं उन्हें देखता हूँ और उन्होंने देखा, कोशिश की, कहते हैं मुझे काम पर क्यों रहना चाहिए, मेरे पास वहाँ घर पर पवंदर बैंक मेरा। टोरंटो में बहुत से हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने जाली स्टूडेंट वीजा के जरिए कानूनी हैसियत के मंसूबे बना लिए। ये कैसे काम करता था, आप एक कॉलेज कायम कर सकते थे, आपको इब्तिदाई सरमाया दरकार होता, क्या आपने कोई उतारा, तहखाने में कहीं और छोटी सी जगह किराए पर ली, आपने रजिस्टर कराया और आप इन तमाम इजाजत नामे हासिल करने के बाद बैन अल-अक़वामी तलबा को ला सकते थे। स्टूडेंट वीजा की छपाई की मशीन, और वो उन्हें सैकड़ों की तादाद में दे रहे थे। यहाँ कुछ कॉलेज है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ वो लाखों कमा रहे थे, लाखों। और वहाँ कोई हजामत की तरबियती प्रोग्राम, और यहाँ एक हिंदुस्तानी आ रहा है हजामत सीखने के लिए, और उसके जहन में सवाल है, वो काम देख रहे हैं, इसे हजामत वीजा दिया ताकि वो कॉलेज में तालीम हासिल करे। क्यों? ये मोलदावी आंद्रे ने टोरंटो में अपने दोस्तों से मुलाकात की। वो तालिब इल्म वीजा पर आया था और गैर कानूनी तौर पर रह गया। फिर राब्ते में रहते हैं। हाँ, राब्ते में चली। ये लोग कौन हैं? दोस्त हैं मेरे, इनमें से एक के साथ हमने सालगिरह मनाई थी। अभी हाल ही में
कुल वीकेंड्स इलाके जा रहे हैं जहां साइन बोर्ड्स चीनी जबान में है और ये कोई चाइना नहीं है। कस्बा बोल चाल तरफ चीनी लोग हैं। रेस्तोरानों में खाना भी एशियाई है। $19 बने लेकिन बहुत मजेदार। तालीम आते आंद्रे जिंदगी की कीमतों से हैरान हुआ, जिसे इसने फौरन छोड़ दिया। उसने समझा कि यहाँ ज्यादा पैसे की जरूरत है। ऐसा कोई जखीरा नहीं। पास कितने पैसे थे? शायद $3000 कुछ ऐसा। जल्दी खत्म हो गए। यार बहुत जल्दी। मेरे पास एक और जानने वाला था जिसने फौरन रहाइश में मदद की। 1000 कुछ के साथ ये रहाइश पर चला गया। ये सिर्फ एक कमरा ही था। मैं कॉलेज नहीं गया, यही बात है। उन्होंने भी वहाँ फौज भेजना शुरू कर दी उस वक्त के दौरान जब मैं वहाँ नहीं गया था। और क्या अपने तालीम के लिए कुछ पैसे दिए? हाँ, मैंने तकरीबन 3000 दिए। ये पहला था, लेकिन वहाँ के लिए मैं ही देना पड़ता था। हाँ, उनको भी पैसे देने पड़े, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। मैंने सोचा वीजा जैसे कि अभी भी है, जैसे शुक्रिया दोस्तों, मुझे अभी भी यहाँ घूमना है। लेकिन वीजा फौरन मंसूख कर दिया गया। आंद्रे गैर कानूनी रहा और उसने पनाह की दरखास्त दी। क्या ये वक्त लेगा? हाँ, ये 1, 2, 3 साल चल सकते। इस दौरान वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तुम तैयार हो? चूंकि दरखास्त दे दी है, मैं तैयार हूँ। इंतखाब की अदम मौजूदगी की वजह से, क्योंकि यहाँ दस्तावेजात के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरी नजर में यहाँ थोड़ी ज्यादा इम्कानात है। यहाँ तक कि अगर आप इस तरह का सख्त कह सकते हैं रास्ता दस्तावेजात के साथ, बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो अब जैसे कि तनख्वाहों का मवाजना किया। सस्ता नहीं है, मगर आंद्रे कहता है कीमतें मसला नहीं है। गैर कानूनी तिब्बी सहूलियात नहीं, और ये भी खतरा था कि आपको सड़क पर पकड़ लें और मुल्क बदर कर दें। ऐसा खतरा मौजूद है, हमेशा नहीं। क्योंकि हाँ, अगर आप किसी खास सूरत हाल में फंस जाएं और वहाँ मिसाल के तौर पर अगर पुलिस जांच शुरू करती है तो वहाँ मौजूद होता है। मान ले नशे में हो गए, लड़ाई हो गई, ट्रक मुल्क बदरी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मोहताज थे जब तुम वहाँ थे। हाँ, ये भी मसला है। जब तुम गैर कानूनी हो, तुम यहाँ जल्दी से रहाइश नहीं ढूंढ सकते। आप कोई अच्छा ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं दस्तावेज़ात तुम कैसे ढूंढते थे? जान पहचान के जरिए, और तुम कहीं भी नहीं जा सकते असूलना। अगर तुम चाहो, यहाँ तक कि छुट्टियों पर भी कहीं। अगर तुम गैर कानूनी हो तो तुम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ क्लब में, यहाँ तक के क्लब में भी। हाँ, सिर्फ यहाँ तस्वीरें देख सकते हो। क्या तुम अब जा सकोगे? सारा अमल खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी शख्स की किस्मत सख्त में। मेरी पहली नौकरी मूविंग थी। मुंतकिल होना। आंद्रे ने सा फर्नीचर मुंतकिल किया, लेकिन हर दिन नकदी हासिल की। ये वहाँ था, खुदा का शुक्र है। याद है, कुछ ऐसा था जो बमुश्किल उठाया और वो उसे मुंतकिल कर रहे थे। ये बस एक पियानो है। अगर ये पुराना हो, ऐसा बलूत का, लकड़ी का, तो वहाँ बस आप खुद को थका सकते हैं। और फिर भी निकल आए। स्टार के इलाके में 50। ये इस पर मुनहसर है कि आपने कितने घंटे काम किया। वो वक्त को बढ़ाने की कोशिश करते थे। अगर सही तरीके से करें तो वहाँ वैसे भी वक्त लगता है। सब कुछ तैयार करने में, खाना तैयार करने में जो दिया जाए, उसे खुद भी पहले ही चाहता था। तरतीब देने के लिए 1 दिन चला गया। सिर्फ 1 दिन वहाँ बर्दाश्त करना होता है। इतना ही था। जब सिर्फ बहता है, वहाँ ना कंक्रीट है ना खिड़की। अब ये मैं देखा, मैंने सोचा ये मेरा आखिरी दौरा है। ये तो मूविंग से भी थोड़ा बदतर था। अभी आंद्रे छतों की मुरम्मत कर रहा है। बताओ कितना मेहनत करनी पड़ती है ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सको। ये इस पर भी मुनहसर है कि तुम कैसी जिंदगी पसंद करते हो और किस तरह की आदत है। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। बुनियादी तौर पर वहाँ नकदी, ये इस पर मुनहसर है कि क्या है। तुम्हें हमेशा काम पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम थोड़ा आहिस्ता आराम से हफ्ते हफ्तेवार को आराम करना चाहते हो, सुबह 10 बजे तक मसलन काम पर, तो
मिसाल के तौर पर तुम ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकोगे क्योंकि सब कुछ इस पर मुनहसिर है। तनख्वाह तुमने किस रास्ते? अच्छा, मेरे पास कुछ इस तरह है, शेड्यूल मुख्तलिफ होता है। मैंने उसूली तौर पर मेहनत करने की कोशिश की। क्या तुम बचत करते हो? अच्छा, कोशिश नहीं की, लेकिन यहाँ बहुत से अखराजात हैं। दस्तावेजात के साथ मसला हुआ, बचत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर कोई मसला आ जाता है और सब कुछ वहाँ जा सकता है। तुम मोल्डोवा में आईटी के शोबे में काम करते थे, काफी मुअज़्ज़ज़ पेशा। क्या तुम्हें इन दिनों की याद नहीं आती जब तुम आराम से दफ्तर जाते थे और काफी पीते थे? उसूली तौर पर हाँ, याद आती है। खास तौर पर जब मैं यहाँ आया तो सब कुछ अचानक बदल गया। जानते हो, दफ्तर की नौकरी छोड़कर यहाँ जिस्मानी और पेशा वराना दोनों तरह से काम करना पड़ा। हाँ, तुम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ कानूनी तौर पर ना हो जाए। मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मैं गैर कानूनी था और अंग्रेजी फसल जरूरत थी। यहाँ बगैर काम के रहना, सोचना भी डरावना है। और ये समाजी प्रोग्राम मदद नहीं करते। वहाँ आपको महीने में $700 मिलेंगे और आप उनके साथ क्या करेंगे? ये तो कहीं हॉस्टल में एक बिस्तर भी नहीं। ये कुछ भी नहीं। वो खानदान जहाँ सब काम करते बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ की तनख्वाह नहीं मालूम, 3,500 माहाना है। टैक्स के बाद साफ 3,500 अब 5,000 गंदे में हासिल करते हैं। 5,500 करीब 60 से 70 हजार सालाना है। बेहतर तनख्वाह नहीं, लेकिन 3,500 अब को सिर्फ 2,200 2,500 होगी। फ्लैट की कीमत है और 1,000 पर जिंदा रहना। यूं देखें तो लेबर मार्केट पर ये कोई बहुत काबिल रश की जगह नहीं है। हकीकत में अगर सब बहुत ज्यादा काम करते हैं और रहते हैं तो ये कम अज कम रहाइश के बारे में है, जैसे कहने को अमीर नहीं। पहले ये मुख्तलिफ था, यानी पहले आप काम कर सकते थे और कमा सकते थे, आप अपने लिए फ्लैट घर खरीद सकते थे और ये था। इसीलिए लोग यहाँ आते थे। पिछले 8, 9, 10 सालों में ये बदल गया है। और हिंदुस्तानी यहाँ आना और 3 नौकरियां करना पड़ता है सिर्फ एक बिस्तर किराया पर ले सके। ये उनके लिए ठीक है। वो यहाँ आया है, वो इस कमरे में 5 हिंदुस्तानियों के साथ सोएगा। वो जैसे कहता है मैं अपने घर। यहाँ इसका घर था। जानते हो वो गाड़ियाँ 4 हिंदुस्तानी गाड़ी लेते हैं और अदायगियाँ बांट लेते हैं, यानी वो कोई भी गाड़ी लेते हैं, अच्छी खासी गाड़ी, और वो इसे हफ्ते के दिनों में बांट लेते हैं। जैसे 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन मेरे, 2 दिन किसी और के और 2 दिन बाकी हैं, और वो इस तरह गाड़ी बांट लेते हैं। मिसाल तौर पर टिम हॉर्टन्स, अब ये मजाक चल रहा है कि ये हिंदुस्तानी कैफे है। अभी मुझे उन्हीं में से हिंदुस्तानी ले जा रहा है। इसका नाम वासी है और वो गाड़ी हिंदुस्तानी के साथ बांटता है। ये उनका हॉलमन तरीका कार दिलचस्प है। ड्राइवर्स के लिए ये काम करना जरूरी है। इस तरह दोनों हिंदुस्तानियों के पास इजाफी आमदनी और जाती मकासद के लिए गाड़ी होती है। 350, 40, 50, 100 बिल्ड। आपके पास गाड़ी है? जी हाँ। आपकी बेटी है? जी हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं। 2? जी हाँ। बाद में जब मैं घर वापस आता हूँ, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जाता हूँ। तुम्हारे पास 2 नौकरियाँ, निजी काम, कनाडा में 2 साल से। तुम यहाँ कितने साल से हो? रूसी प्रोफाइल जबान, पोलैंड। 2 साल। 2 साल। तुम्हें ज्यादा पैसे किस से मिलते हैं? ये उबर की नौकरी फैक्ट्री ज्यादा पैसे देती है क्योंकि वो अपने मुलाजिमीन की मेहनत की कदर करती है और उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल रखती है। फैक्ट्री ज्यादा पैसे देती है। वो मुझे $20 फी घंटा देते हैं। $20 और अगले दिन। और यहाँ एक काफी की चीन है जिसे मजाक में भारती कहा जाता है। दरवाजे पर हॉकी स्टिक है क्योंकि ये चीन कैनेडियन हॉकी खिलाड़ी टिम हॉर्टन्स ने बनाई थी। अंदर सस्ता काफी और डोनट्स है। ये कौमी कैनेडियन खाने की तरह लगता है। अच्छा। ये भूख खत्म करता है। डोनट। तुमने देखा लौकी सर्विस कर रही थी। गैर मुस्कुराहट
मुस्कुराते हुए। वो अब भी मुस्कुरा रही है। सनकी में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वो सर्विस के शोबे में काम करते हैं, वो अच्छी सर्विस देते हैं। मुझे ये पसंद है। दूसरी जगह जैसे कि वही स्टारबक्स, शायद केबल कार, इससे काफी खरीदने का दिल नहीं करता। वो तुम्हें कहेगी घर चले जाओ। मुझे भी बनाया, जिनसी आज़ा नहीं बल्कि एक मुस्कुराता चेहरा। दरिया, पहले ही शुक्रिया। यही काफी शॉप डाउनटाउन में है। टिम हॉर्टन्स कनाडा का जवाब है स्टारबक्स को। ऐसी काफी शॉप्स हर कदम पर किसी भी शहर में किसी भी इलाके में मौजूद हैं। कीमत कम है। तमाम कैनेडियन इजारादारियां सस्ती नहीं हैं। ये काफी शॉप मिसाल के तौर पर मवासलात उलट है। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं जो इंटरनेट, टेलीविजन वगैरह फराहम करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ केबल्स हैं। ये राजर्स और बेल हैं। बस वो किसी और को नहीं आने देते। अमेरिका में सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ मुकाबला है। वहाँ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, एयरलाइंस, बैंक हैं, टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियां, और उसी लिए वहाँ इसी फोन के लिए मुख्तलिफ कीमतें हैं। ऐसा एक तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्क है। आज़ाद मंडी, लिबरल्स इक़्तिदार में है, फिर भी इजारादारी का राज है। कनाडा महंगा मुल्क है। यहाँ काम करना जरूरी है। मौके हैं, काम जरूरी हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी आए। यहाँ आप बहुत सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं जो नई टेस्ला की हैं, और वो कभार उबर पर काम करता है क्योंकि उसे इजाफी पैसे की जरूरत होती है, इजाफी आमदनी। घंटे फारिग होते हैं, वो रूट पर निकल जाए। हाँ, अब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ तक के रूसी जबान में भी। आपको ऑर्डर मिलता है, कहाँ जाना है, किसको पक करना है, ये सब करना होता है। हम टोरंटो के शुमाली मुजाफात की तरफ जा रहे हैं। जब पैसे होते हैं तो यहाँ मुंतकिल होते हैं। बड़े घर, वसी लान, प्लाटों पर यहाँ तक के जंगल भी। बास्केटबॉल का आप लाजमी चीज है। यहाँ ये बिल्कुल सड़क पर नस्ब है। यहाँ अपना घर होना सस्ता नहीं है। इनमें से ज्यादातर कर्ज पर है। यहाँ सब कुछ है। आपको हुकूमत से पैसे लेने होंगे। यहाँ आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसे लेने और कर्ज लेना होगा। इसके लिए वापस करना होगा। यहाँ लोग सारी जिंदगी मकरूज रहते हैं। यहाँ फौरन एक छोटा सा गांव तामीर हो रहा है। ये हैं तैयार शुदा घरों की शक्ल, पथरीले, खूबसूरत, मजबूत, यकजा, मजबूत, लेकिन अंदर सिर्फ प्लाईवुड और बरोदे हैं। ये घर भी इसी तरह नजर आएगा। आखिर में जैसे ये पॉलिसी, पूरा घर तख्तों और DSP की चादरों से बनाया जाता है। बरामदा, खिड़कियां, दीवारें, सब कुछ लकड़ी का है। ये घर 3 गैराजों के साथ बनाया गया था। बाहर सिर्फ डॉग के डब्बे और टॉयलेट केबिन है, लेकिन जल्द ही यहाँ सब आबाद हो जाएगा। ये एक और कम्प्लेक्स है, ये भी प्लाईवुड से बना हुआ है शायद, और ये स्कूल भी ईंटों का नहीं है। समझ नहीं आया। शहर के बाहर सड़कों पर कश्तियों, गाड़ियां भरी हुई हैं। लोग झीलों की तरफ जा रहे हैं। कनाडा में 2 मिलियन से ज्यादा झीलें। 30 झीलों को छोड़ दें, बाकी रह जाएं। 30,000 बड़ी झीलें। टोरंटो के रिहायशी झीलों पर समंदर की तरह जाते हैं। झील सिमुक्का पर कुछ सालों में 0 से एक मुकम्मल इलियट शहर बनाया गया है, जिसमें आर्ट के लिए बंदरगाह भी है। दाखिले पर रफ्तार की हद है, ताकि हम गुलहरियों और रिकोन्स को न कुचल दें। यहाँ रिकोन्स हैं और स्कोन्स भी। रिकोन्स वो इंसानों की तरह हैं, वो इतने होशियार हैं। एक बार मैंने उन्हें देखा जैसे वो मेरे कद के बराबर खड़े थे। एक कूड़ादान खड़ा था और वो, मेरा मतलब है रिकॉन, इसके पास आया। इस तरह उसने कोशिश की। देखता है जैसे कि वो कामयाब नहीं हो रहा। वो इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, जैसे दूसरे को बिला रहा है। दूसरा रिकॉन आता है, इसके कंधों पर चढ़ जाता है, वो भी नहीं पहुंचता। तीसरा आता है, तीसरे के लिए चढ़ जाता है और हाथों से जल्दी जल्दी हॉप और अंदर चला गया। ऐसा मैदान था। हाँ, कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस का लाजोर साहिल, कुछ भी, लेकिन कनाडा नहीं। ये जहन में आता है जब आप ऐसा कुछ देखते हैं। वो बस आराम करते हैं और वो यहाँ सर्दियों, फिजा और गर्मियों में लुत्फ अंदोज होते हैं, जैसे किसी रिजोर्ट पर, और टोरंटो के करीब भी। सर्दियों में खलीज के करीब उदासी होती है। सर्दियों में बिल्कुल भी उदासी नहीं होती, क्योंकि लोग उन शहरों में बहुत करीब काम करते हैं, जैसे कि टोरंटो, बैरी, ऑरोरा, और नहीं गाते। वो काम पर गए, शाम को वापस आए। वो बिल्कुल इसी तरह आराम करते हैं जैसे तुम गए, कॉफी पी, बत्तखों को खिलाया। यहाँ तक कि सर्दियों में भी कोई नहीं होता। खूबसूरत मनाजिर, ताज़ा हुआ, कस्कनी, खूबसूरत मनाजिर।
لوگ اکثر رہتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. سوئمنگ پول، ریسٹورنٹس اور ہر چیز ہے سوائے کام کی جگہوں کے. وہ ٹورنٹو اور قریبی شہر بیری میں ہے. آج دلاتا ہے ہم کینیڈا. خاکی گاڑیاں ٹاؤن ہاؤسز کے سامنے کھڑی ہیں اور اولیگ ان میں سے ایک کا دروازہ کھول رہا ہے. ایسا 3 منزلہ گھر 19 لاکھ کا ہے. بالکونی سے اب ساحل پر جا سکتے ہیں اور بطخیں اور خواتین بیئر کے ساتھ آٹ پر گزر رہی ہے. اولیگ جھیل مچھلی پکڑتا ہے اور اپنے پوتے کو ٹرامپولین پر کودنے بھیجا. لڑکے کینیڈین ہو گئے ہیں. کینیڈین خواب کیا ہے؟ اب کے پاس ایک کاٹیج ہے کسی جھیل کے کنارے. اب کے پاس ایک کشتی ہے اور اب ویک اینڈ پر وہاں کشتی گئے. مچھلی پکڑنا، ماحول میں آرام کرنا. پہلے سفید فارم کینیڈین رہتا تھا اور یہ اس کے لیے سب کچھ تھا. اب سب کچھ بدل گیا ہے. لوگ کشتیاں بیچ رہے ہیں. یہ شاندار ملک ہے کہ وہ قدرت کو کتنی اچھی طرح محفوظ رکھتے. میں مچھلی نہیں پکڑتا یہاں کیونکہ مچھلی پکڑنے کے لیے پہلے یہ اجازت نامہ خریدنا پڑتا ہے. وہاں اس میں پھر ایک کتابچہ دیتے ہیں. کچھ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، کچھ نہیں. اس کتابچے سے پتہ کرنا ہے کہ میں نے کیا پکڑا ہے اور پھر پیمائش کو پیمانا چاہیے. اگر وہ سائز میں چھوٹی یا بڑی ہے تو مجھے چھوڑنا ہوگا. وکیل بھی نہیں سمجھ سکا. میں سوچتا ہوں یہ مچھلی پکڑنا جیسے وکیل ولدیہ طلاق دیکھتی ہے. کینیڈا میں طلاق لینا بہت مشکل ہے. سچ کہوں یہاں طلاق لینے کا کوئی یہ اتنا غیر معقول ہے. اب ہر چیز میں نقصان اٹھاتے ہیں. پینشن کو آدھا بانٹنا پڑتا ہے. سب آدھا بانٹتے ہیں. آدھا بانٹنا کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہاں سب کچھ حساب کرنا پڑتا ہے. 20 سال کے بعد طلاق لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب برداشت کریں. مثال ولدیہ کو طلاق کے لیے رکھنا سستا نہیں ہے. میری فی گھنٹہ فیس $350 ہے اور اگر ہم عدالت جاتے ہیں اور ہم پورے عمل کو دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک تو یہ 25,000 سے 50,000 تک ہو سکتا ہے پورے مقدمے کے لیے. لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے کیونکہ طور پر جب کوئی شخص ہم سے دوسرا بل وصول کرتا ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید مجھے یہ سب کچھ بحث نہیں کرنا چاہیے. شاید ہم بات چیت کر سکتے ہیں. خاندانوں کو بچاتے نہیں وہ امن سے طلاق لیتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے ہاتھ میں پستول اور مہنگی گولیوں کے ساتھ. یعنی اب بلا وجہ فائرنگ لہرانا نہیں کریں گے. آپ کو وکیلوں کی فیس خود کے لیے اور کسی دوسرے شخص کے لیے ادا کرنی پڑے گی اگر اب کسی بے وقوفی کی وجہ سے عدالت جاتے ہیں. اور اسی لیے لوگ عدالت سے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچنے کے لیے. اس پوری کہانی میں کینیڈا میں اکثر مردوں کے پاس زیادہ حقوق نہیں ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بدقسمتی سے اگر آپ قانون سازی کو پڑھیں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ مردوں کے پاس حقوق نہیں ہے اور تمام حقوق بلا وجہ عورتوں کے پاس ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں. وہ شادی کر لیتے ہیں یعنی ہم یہاں ہیں. نوجوان لوگ شادی کرتے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ نمبر 1 یہی ہوتا ہے یہ کہ شادی منائی جائے، کیک منگوایا جائے اور کون سی لیموزین بک کی جائے. ساس سوچ رہی ہیں کون سی خدمت دینی ہے. شادی کا معاہدہ سوالات دیکھتا ہے. مثال کے طور پر بجٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کون ہوگا اس کا. ایسا ہوتا ہے لوگ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں اور ایک شخص کو مسئلہ ہو سکتا ہے وہ کیسینو میں کھیلتا ہے اور وہ اپنے پیسے خود خرچ کرتا ہے، نکالتا ہے. یا اس کی شاپنگ وہ کریڈٹ کارڈ پر خریداری اور یہاں کریڈٹ کارڈ اس طرح استعمال بغیر وقفے اور وہاں 10-20 ہزار ہو چکے ہیں اور قرض میں ہے. کام کے ساتھ ایک اچھی کمائی کرتا ہے دوسرا کم. آپ ایک اکائی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے وہاں صبح شام تک محنت کی جیسے ایک قدم اور اب مجھے سب کچھ دینا ہے. لیکن شروع سے ہی اس کی توقعات صحیح نہیں تھی. بنیادی طور پر یہ اس کا آدھا حصہ ہے. میں گیا، میں نے گھڑی خریدی، یہ اس کا آدھا حصہ ہے. وہ گئی، اس نے $10,000 کی بیگ خریدی، لیکن یہ میرا آدھا حصہ ہے. میں کیسینو گیا، 20,000 ہار گیا، 10,000 کا قرضہ اس کا ہے. کبھی کبھی وہ بھی تقسیم ہوتا ہے جو اپنے شادی سے پہلے جمع کیا تھا. اسے ایکولائزیشن کہتے ہیں اور اب اسے برابر کرتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس شادی سے پہلے کیا تھا اور آپ کوشش کرتے ہیں ایک کے پاس زیادہ پیسے تھے تو شادی کے بعد آپ کو یہ برابر کرنا ہوتا ہے تاکہ اب شادی سے نکل کر بہتر حالت میں ہو. اگر 1 کروڑ پتی اور ایک عام لڑکی ہو تو یہاں تک کہ شادی سے پہلے کا بھی برابر کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے امیر خواتین نے کیسے کمایا؟ طلاق لے لی. کیا ایک عورت مرد کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے؟ یقیناً
شاید خفا کینیڈا اس سب میں کس طرح مختلف ہیں؟ بیوی کہتی ہے شوہر مارتا ہے، گرفتار کر لیتی ہے، وہ گھر واپس نہیں آ سکتا، رہائش محروم، لیکن اسے اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے، وہ رہائش کا کرایہ دیتا ہے اور وہ وہاں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر آپ مستقل رہائش کے سٹیٹس پر ہیں، ابھی شہری نہیں ہیں، تو آپ کو ملک بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ شروع ہو جاتی ہے خاندانی مسئلہ، جھگڑا ہوا، ہاں کچھ، یہ خاندانی مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی وہ طلاق لے لیتے ہیں۔ پھر فوجداری مقدمہ، ایک عورت نے مجھے فون کیا، معلومات لے رہی تھی، پولیس کو فون کرتی شوہر کو لے جائیں، لیکن ارادہ بدل لیا، نہیں چاہتی ایسا ہو، کیونکہ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ خاص طور پر مہاجرین کے لیے مسائل کا انبار، کچھ مسائل کا ڈھیر، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ جب ہمارے لوگ آتے ہیں وہ پولیس کو بلاتی، ہفتے بعد وہ صلح کر لیتے ہیں، وہ ایک ساتھ گاڑی میں جاتے ہیں، پولیس انہیں روک لیتی ہے، اب وارنٹ ہے، 100 میٹر ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ہم سب ٹھیک ہیں، ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ ہے ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بس پھر سے جیل میں۔ پولیس کو احتیاط کرنا چاہیے اور چھوٹی باتوں پر ٹال نہ کریں۔ حیرت ہے کہ وہ چھوٹی باتوں پر بہت جلدی آ جاتے ہیں، سنجیدہ باتوں پر وہ نظر نہیں آتے۔ ویلیریا کو غصہ آتا ہے اسکولوں میں والدین کے خلاف چائلڈ پروٹیکشن لگا سکتے ہیں اور وہ بچوں کو لے جانا دیتے ہیں۔ آئے کچھ خاص واقعات مخصوص یہ خاص طور پر ہوتا ہے مشرقی خاندانوں کے ساتھ جب وہ مشرق سے آتے ہیں، یہ مسلمان خاندان ہوتے ہیں اور وہاں بچوں کی تربیت سختی سے کی جاتی ہے، فوراً پٹی سے مارتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹرویو شروع کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، بچے کس حالت میں رہتا ہے، اور پھر وہ یہ رپورٹس لکھتے ہیں۔ ان خدمات کے ساتھ احتیاط سے وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچہ کہہ دے کہ مجھے گھر میں مارتے ہیں، وہ ہر جگہ اس کے زخموں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، یہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو پیچھے ہٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے درخواست واپس لی سب معاملہ ختم، یہاں نہیں، سمجھتے ہیں یا وہ انعامات حاصل کرتے ہیں جب وہ بچوں کو خاندانوں سے لے جاتے ہیں۔ جوش کہاں سے؟ کوئی جوش نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے سوشلزم اور کمیونزم، یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ میں اچھا محسوس کروں، میں سچائی کے لیے ہوں، میں انصاف کے لیے ہوں۔ وہ مدد کرنے کی خواہش میں جل رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ پھر بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ پھر انہیں فاسٹر فیملیز کو دیا جاتا ہے۔ یہ خاندان ہیں کینیڈین جو ان خاندانوں کو ادائیگی کرتے ہیں، اب بچے کو اپنے پاس لیتے ہیں، اب کو ادائیگی کی جاتی ہے اور بچہ اب رہتا ہے اور اب اسے جیسے تربیت دیتے ہیں۔ ولیریا اور اس کی بیوی سعیدہ کا ایک بچہ ہے، اسکول میں انگریزی اور فرانسیسی میں پڑھتا ہے، گھر میں روسی اور پشتو بولتا ہے، یہ افغان زبانوں میں سے ایک ہے۔ جی بالکل بالکل۔ یہ اپنے پوتے سے بات کی، ہم کافی مشین کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسکینڈلز، لڑائیاں، یہ سب ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ کو پڑوسی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مینیجر کے ذریعے ہی شکایت کر سکتے ہیں۔ جب آپ براہ راست کسی شخص کو شکایت کرتے ہیں تو وہ یوں کہہ لیں اسے سمجھ نہیں سکتے، ناراض ہو سکتے ہیں۔ اور میں کام کرتا تھا پچھلی نوکری پر، ایک بڑا کال سینٹر تھا، میرے پیچھے ایک ساتھی تھا، یوں کہہ لیں دوسری طرف سے، اور اس کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ تو ہر شام وہاں سے ایک بہت ہی ناگوار بو آتی تھی، میرے قریب مینیجر بیٹھا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے اسے بتایا، اور مینیجر نے جب اس کو کہا، جو کہ یوں کہہ لیں دیوار کے پیچھے بیٹھا تھا، اور لکھا کہ کیا آپ برا کرم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ عوامی جگہ پر آتے تو سب کو آرام دہ محسوس ہونا چاہیے۔ تمہارے قریب رہتے ہوئے مجازی طور پر کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ سکتے کہ پاؤنڈ ہو، کہہ سکتے اچھا، پھر وہ مجھے ہی قصوروار بنا دیں گے۔ یہ کہا نہیں گیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا بعد میں۔ اس نے اسے بتایا، لیکن کچھ نہیں بدلا، اس نے کچھ نہیں بدلا، اور ایسی نظام ہے کہ تمہیں بے وقوف بھی بنا سکتے۔ یہ ہر چیز میں محسوس ہوتا ہے، ایک کہیں بھی مت گھسنا، ایسی منطق ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اچھا لیکن یہ تو ہماری نظر سے غیر منطقی ہے۔ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے سیدھا بات کر کے، لیکن نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں مارا جائے تو تمہیں پلٹ کر مسکرانا چاہیے شروع میں، اور پھر کہنا چاہیے مجھے مت مارو۔ یقینی بنانا چاہیے تم نے
غلطی اس کے مکے کو اپنے چہرے نہ ٹکرا دیا ہو، کیونکہ وہ بعد میں تم پر الزام لگا سکتا ہے تم قصوروار ہو۔ اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب بے گھر لوگ جو گھومتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور نوجوان جو سڑکوں پر ہنگامہ کرتے ہیں وہ پرجیوی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بے سزا ہونے کا احساس موجود ہے، انہیں کوئی بھی کسی بات پر سزا نہیں دے گا، کوئی کبھی کسی کو ٹوکنے کی زحمت نہیں کرے گا، وہاں جا کر بوتلیں توڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹوکے گا تو وہی قصوروار ہوگا۔ نقصانات ہیں، مثال میں نہیں سمجھتا کہ جب میں سڑک پر جا رہا ہوں تو کہاں جانا ہے۔ 70 کلومیٹر جانا چاہیے لیکن مجھے 40 کلومیٹر جانا ہے، آگے سائیکل سوار، کیونکہ سائیکل سوار بھی ایک گاڑی کے ڈرائیور کی طرح ہوتا ہے۔ اب قصوروار ہو سکتے ہیں بالکل کچھ نہ کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں جب میں کینیڈا آیا، ہاں مجھے بہت سی چیزیں، یوں کہہ لیں بہت سی چیزیں پسند نہیں آئیں، پھر میں نے یہ سمجھا کہ اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ملک میں اپنا نظام ہوتا ہے، اپنے قوانین ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، آپ کو کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے تو کمپنیوں کو درخواستیں بھیجتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کہیں اسے قبول کر لیا جائے گا۔ ریئلٹر سب الٹا ہے، ریئلٹر اپنے لیے آجر تلاش کرتا ہے اور ریئلٹر فیصلہ کرتا ہے وہ اس بروکریج کے ساتھ کام کرے۔ لیکن اب سر کھپاتے ہیں کہ میں کیسے بیچوں۔ تم سب کچھ خود طے کرتے ہو، یعنی یہ سب تم پر منحصر ہے کہ تم کتنے کلائنٹس کو ڈھونڈتے ہو، کتنا بیچتے ہو، کتنا خریدتے ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اولیگ جب چاہے دفتر میں کام کر سکتا ہے، آج کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ آج کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، صرف میں۔ ہاں 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 ہاں، آخر کار اتوار کو تم آتے ہو، اپنا پریشانی والا بیگ رکھ دیتے ہو، وہاں کا یہ میرا ہے، یہ پورا تھیلا ہے، میں دنیا کی دوسری طرف آیا ہوں، میرے پاس تم سے کم سامان ہے۔ بس یہاں نہیں، یہاں نہیں۔ 10 کلو۔ خیر، یہاں جیسا کہ ہمیشہ یہ کمپیوٹر ہے، آلہ جو ناپتا ہے لمبائی، چوڑائی، گھر یا اپارٹمنٹ کی۔ جب زوم میٹنگ ہوتی ہے میں سمجھدار نظر آتا ہوں، ہوشیار نظر، اور میں اس کی بات سنتا ہوں، اور بہت بڑی تعداد میں مختلف فائلیں، فولڈرز، خیر یہ سب مل کر اس بیگ کا وزن بناتے ہیں۔ سب چھوٹے درزیوں کو دیکھ رہے ہو، کمپنی میں 600 لوگ ہیں، بہت سے ایرانی، بہت سے چینی۔ یہ بروکر جہاں میں کام کرتا ہوں یہاں 50% سے زیادہ ایرانی اور چینی ہیں۔ ہر کوئی کچھ بیچ نہیں سکتا۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 20% ریئلٹر سال میں 100 سے زیادہ سودے کر سکتے ہیں، اور باقی 80% ایک بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، اور سال میں ایک سودا، اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تم اوبر پر بیٹھتے ہو پیسے کمانے، یا تعمیرات پر چلے جاتے ہو۔ کامیاب ریئلٹر بننے کے لیے کام کرنا ضروری ہے، فل ٹائم۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ٹوائلٹ پر بیٹھ کر کاغذات پھیلانا نہیں، بہت بڑی زبردست مقابلہ بازی ہے۔ جب میں تمہیں کوئی اپارٹمنٹ یا گھر بیچتا ہوں تو یہ 1 سے 5% تک ہو سکتا ہے قیمت کے لحاظ سے پراپرٹی کی۔ میں نے ایک گھر اچھے علاقے میں بیچا، یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ میری تنخواہ وچنری، اچھی خاصی کمیشن، اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ یہ کئی ہزاروں میں ہے، یہ سب سے مہنگے علاقوں میں سے ایک ہے، شاید پوری کینیڈا میں بھی۔ چلو مان لیتے ہیں اونٹاریو، یقیناً یہاں ہم ریپر ڈرک کے گھر کے گزر رہے ہیں، اس کے دروازے پر اس کا کانسی کا سر ہے۔ یہاں کے گھروں کی قیمت 5 ملین سے شروع ہوتی ہے۔ اولیگ کی بنیاد پر ہم سب سے مہنگے اور سب سے سستے رہائش پتہ لگاتے ہیں ٹورنٹو۔ سب سے بڑا، یہ تقریباً حقیقت میں ڈاؤن ٹاؤن کے قریب واقع ہے، 18 کمرے اور 8 بڑے اور یہ 500 مربع میٹر ہے، لیکن اسے 500 دنوں سے کوئی نہیں خرید رہا۔ سستا، تلاش مشکل۔ ایک اپارٹمنٹ کے لیے ٹھیک، چلو کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں 200 نہیں، ایک مختصر میں ایک 250 کے لیے۔ اہم بات ہے جس پر لوگ توجہ دیتے ہیں، اپارٹمنٹ خریدتے ہیں۔ مینٹیننس فیس 717 ہے، ہر مہینے ادا کرتے ہو اگر گھر میں شاید کچھ ہے۔ شکریہ جم، اس کے لیے وہ گھر کے ارد گرد پھول لگاتے ہیں، وہ برف صاف کرتے ہیں، اور روشنی، پانی، گیس یہ اضافی ہیں۔
مختصر میں تم اپنی اپارٹمنٹ خریدتے ہو اور پھر بھی اس پر $700 ماہانہ کرایہ ادا کرتے رہتے ہو۔ حال ہی میں مشرقی یورپ کے تمام حصوں میں سیلاب آیا۔ ٹورنٹو میں بھی اکثر پانی بھر جاتا ہے، خاص طور پر اس جگہ پر۔ بارش کی وجہ سے اور یہ ندی جو اوپر آ گئی تھی اس نے یہاں سب کچھ ڈبو دیا۔ پانی تھا، گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے۔ کیا یہ عام بات ہے؟ نہیں، اکثر نہیں، لیکن ہوتا ہے۔ سال میں ایک بار ایسا ہوتا ہے۔ ہم مٹیکا کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کچھ دوسرے ڈاؤن ٹاؤن کی طرح ہے اور کچھ دبئی کے علاقے کی طرح ٹورنٹو میں۔ یہاں سب سے خوشحال نوجوان کینیڈین خاندان منتقل ہوتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو محبت کرنے والے جوڑے یہاں آتے ہیں بوسہ لینے۔ شہر کے مرکز کے منظر کے ساتھ سبز گھاس پر سیلفی۔ یہ سیکنڈز، یہ 10-12 سال کے دوران بنائے گئے تھے۔ نیچے چھوٹے ریسٹورنٹ اور بارز ہیں۔ وہاں جہاں ہم سردیوں میں جاتے ہیں ایک مصنوعی ہاکی کورٹ بنایا جاتا ہے۔ نوجوان آتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں۔ اولیگ کو اپارٹمنٹ میں داخل ہونے ایک کویسٹ مکمل کرنا پڑتا ہے، صحیح سیف کو۔ جب ہدایات معلوم نہ ہوں اب میرے پیچھے آئیں۔ یہ کیسے؟ اب فریم کھولتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت محدود ہوتا ہے۔ ہم کھولتے ہیں۔ انعام گاڑی اور پینٹ ہاؤس 2,190,000۔ مہنگا نہیں، بالکل مفت، سمجھو۔ جب تک موقع ہے میں کروڑ پتی کے اپارٹمنٹ میں گھوم لو۔ پاؤں کے نیچے آخت اور پڑوسی گھروں کی عجیب چھتیں ہیں، یہاں جیسے سوویت بس اسٹاپ ہے۔ خوش آمدید۔ سب سے بہترین منظر پر ٹورنٹو میں ہے۔ گھٹنے تو کانپ رہے ہیں، کتنی اونچائی، بالوں کا انداز، ہاں، اور پتلون خراب ہو سکتی ہے۔ یہاں مہاجر کے لیے اپارٹمنٹ کرائے پر لینا مشکل کام ہے، کیونکہ بعد میں کرایہ نہ دینے والے کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تم سے پوچھ سکتے ہیں وہاں، اور نہیں جانتا وہاں 10 سے 30 سوالات اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں کہ تمہیں لینا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی اور ایسے شخص کو لے لیا جو کل کہے میں نے نوکری کھو دی، میرے پاس ادائیگی کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ پھنس گئے اور اسے نکالنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ آسان ہے، 2 ہفتے نکل لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں رہائش کرائے پر لینا اتنا مشکل کیوں؟ وجہ کیونکہ اب آئے ہیں، کوئی اب پر یقین نہیں کرتا۔ کینیڈینز ضامن تلاش کریں۔ اگر کچھ ہو جائے تو وہ اس کے پاس جائیں گے۔ اسے پابند کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ آپ کے لیے ادائیگی کرے گا، سمجھتے ہو؟ یا دوسرا آپشن تم کہتے ہو ٹھیک ہے، پہلے اور آخری مہینے کے علاوہ جیسا کہ رواج ہے میں مزید 5 مہینے پیشگی ادا کروں گا۔ وہاں مثال کے طور پر کل ملا کر 6-7 مہینے، ہاں، اور کوئی کہہ سکتا ہے میں 1 سال کی پیشگی ادائیگی کروں گا۔ والیری شخص ہے جو اس صورتحال میں پھنس گیا۔ نہیں نکال سکتے، مشکل ہے، میں اب تک نہیں نکال سکا۔ میں عرصے سے فلیٹ کرائے پر دے رہا ہوں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں یہ شہر 2010 سے کر رہا ہوں، یعنی 14 سال سے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی شخص ادائیگی سے انکار کر رہا ہے، اور مارچ مہینے سے وہ ادائیگی نہیں کر رہا۔ ایسے حالات میں وکیل کے پاس جاتا ہے یا خود حل کرتا ہے۔ یہ ایک ٹریبونل ہے، یہ عدالت نہیں ہے، اور وہاں وکیل نہیں ہوتے۔ اگر وہ وہاں ہوتے تو ہم کب کا وہااں نظم و ضبط قائم کر چکے ہوتے۔ مکان کا مالک یار دوسرے درجے کا انسان ہے، آخر میں اس کی رائے پوچھی جاتی ہے۔ خاندانی قانون کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں مرد بھی، کیونکہ وہ بے اختیار ہے، دوسرے درجے کا انسان ہے۔ لیکن ویلڈی مشکل صورتحال میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اپارٹمنٹس خریدے اور گھروں کو رہن لیا ہے۔ یہاں یہ ضروری ہے، آپ کے پاس رہن ہونا چاہیے۔ سود کی شرحیں بڑھ گئی ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، لوگ دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کریں جو انہوں نے لیا ہے اور اب نہیں سنبھال سکتے؟ وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح اپنے نقصانات کو کم کر سکیں، تاکہ کسی طرح سے برابر ہو جائیں۔ میری گلی میں لوگ بیچ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بیچ سکا۔ فرض کی ادائیگی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کچھ حصہ کرائے پر دے دیا جائے۔ لوگ کرتے ہیں، ویلی نہیں۔
یہ جگہ ہم کرائے پر دے سکتے تھے، ہم نہیں دے رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہو۔ طلبہ کو کرائے پر دینا بہتر ہے۔ آپ وہاں چھوٹے کمرے بنانا شروع کرتے ہیں اور طلبہ کو بستر کے حساب سے کرائے پر دیتے ہیں۔ برامپٹن ایک مشہور شہر ہے جہاں بہت سے انڈین لوگ رہتے ہیں، اور وہاں یہ رواج ہے کہ گھر کو ان کمروں کے ذریعے بنایا جائے، اور وہاں تہ خانے میں 10-20 انڈین لوگ رہیں گے اور مزے کریں گے۔ گاڑی کے آلات کے علاوہ والیری کے پاس یہاں پرانی کمپیوٹرز کا قیمتی مجموعہ ہے۔ ایپل ایسے کمپیوٹرز کی وجہ سے ایپل بنا۔ یہ مانیٹر ہے، اور شاید میرے پاس سب سے خاص چیز یہ ہے جو میں نے ڈھونڈی، جو ڈھونڈنا مشکل تھا، لیپ ٹاپ ہے۔ یہ ایک بڑا ڈواسہ ہے۔ کمان ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے۔ یہ لیپ ٹاپ ہے اور یہ بھاری ہے 8 کلو گرام۔ اسٹیو جابز کا گیراج ایسا ہی دکھتا ہے۔ وہاں اور بھی ہے، ان کی تعداد ہے 8۔ ایسا نہیں لگتا، میں جانتا یہ مانیٹر تھے۔ آئی میکس چیز تھی جو ان کی بہت مقبول ہوئی۔ یہاں 500 کیسٹیں ہیں یا 400۔ اب کون سا بوائلر کام کر رہا ہے؟ کیا یہ وینٹیلیشن ہے؟ اصولنا سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کے تہ خانے میں ٹھنڈک اور حرارت کا نظام تہ خانے میں ہے۔ مثال کے طور پر ایئر کنڈیشنر باہر ہے، ایک پائپ جاتا ہے، یہ ہوا پورے گھر میں جاتی ہے۔ یہی حال گرم ہوا کا ہے۔ جب گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ بھی سردیوں میں چلتی ہے۔ ہم یہاں مدت سے ہیں اور ہمیں واقعی یہاں سے منتقل ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم کسی قریب کے گھر میں منتقل ہو جائیں گے، لیکن وہ بڑا ہو سکتا ہے 500 مربع فٹ کا، بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اصولنا یہ وہی ہوگا۔ پھر بھی اب سب کچھ کیسٹوں سے بھر دیں گے۔ تہ خانہ ہونا چاہیے۔ کچھ راتیں میں نے بالکل ایسے ہی تہ خانے میں گزاری جو ہندوستانیوں کو کرائے پر دیا جاتا ہے۔ کمرہ ہمارے یہاں کی اچھی اپارٹمنٹ سے زیادہ مہنگا ہے، اور دیواریں ایسی ہیں کہ اب سن سکتے ہیں کہ پڑوسی فون پر بات کر رہا ہے۔ مشترکہ باتھ روم میں ہمیشہ بہت گندگی ہوتی ہے، گندگی کی تہ کسی کے بال۔ بہت برا کچن بھی مشترکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں پانی نل سے پیا جا سکتا ہے، لیکن میں کسی بھی چپ سے پیتا ہوں۔ کھانے کے لیے مسلسل مکھن والی چیزیں۔ میپل کے بسکٹ خوشی دیتے ہیں، یہ مقبول ہیں۔ میپل کا ذائقہ عجیب ہے، کبھی ایسا نہیں چکھا، لیکن مت بھولی کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کریم ہلکا سا مونگ پھلی کے مکھن کی یاد دلاتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر لکھا ہے کہ کوئی مونگ پھلی نہیں ہے۔ اگر رات شور کرتے ہیں تو صبح سویرے کوئی نہیں ہوتا۔ کینیڈا میں مہاجرین رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اسی قسم کا بستر زیادہ سے زیادہ سستا، اور صبح 6 بجے سے پاسپورٹ کے ساتھ 2 نوکریاں کرنا بہتر ہے۔ تہ خانے میں 3 کمرے ہیں۔ ورک شاپس میں بھی یہ کمرے ہیں، اور کچھ کمرے جیسا کہ میں نے سمجھا مزید 3-4 سونے کی جگہوں میں تقسیم کیے گئے۔ مختصر یہ کہ ایک گھر کو پورے ہاسٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن علاقہ بہترین ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ معزز سے کم معزز میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مہاجرین قبضہ کر رہے ہیں۔ بس صبح گھر سے باہر نکلا اور یہاں یہ سب کچھ بالکل بے خوف۔ کیا بات ہے نکالنا۔ اگر ہم علاقے میں گھومیں تو دیکھیں گے کہ بہت تنگ گھر ہے۔ اولیگ کے ساتھ ان میں سے ایک میں داخل ہو رہے ہیں۔ گھروں کے درمیان تنگ راستہ اور چھوٹی سی باڑ ہے، اور یہ گھر مرکزی کمرہ ہے۔ یہ گھر کی چوڑائی پر ہے، چھت سے پڑوسیوں کے گھر جھانکا جا سکتا ہے۔ ایسے گھر کینیڈا میں بہت مقبول ہے، جہاں 2 الگ الگ آزاد داخلے ہوتے ہیں۔ مالکان پہلے اور دوسرے منزل کا استعمال کرتے ہیں۔ تہ خانہ دوبارہ کرایہ پر دیا جا سکتا ہے، اور ان پیسوں سے جزوی طور پر اس گھر کی رہن کی قسطیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہاں الگ داخلہ ہے، اور مالکان اور کرایہ داروں کا آپس میں سامنا نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کا گھر رہن پر لیا جائے تو ماہانہ رہن کی قسط تقریباً کتنی ہوگی؟ تقریباً وہ پورے گھر کے لیے 7,000 ادا کرے گا، اور اگر وہ یہاں کرایہ دار رکھے تو وہ اسے ادا کرے گا تقریباً 1,800,200 تو اس کے پاس 5,000 بچیں گے، اور 2,000 وہ شخص ادا کرے گا جو یہاں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیسمنٹ میں رہتے ہیں، لوگ انہیں کرایہ پر دیتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ تقریباً 70% بیسمنٹ جو مالکان کرایہ پر دیتے ہیں وہ غیر رسمی طور پر
बनाए गए हैं। हमने टोरंटो का सस्ता इलाका तलाश किया और नहीं मिला, सिर्फ निस्बतन काबिल रसाई मिला। ये एटोबैको का इलाका है जो झील ओंटारियो के बहुत करीब है। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनटाउन के बहुत करीब। अगर ट्रैफिक ना हो तो 15-20 मिनट में गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यहाँ कीमत तकरीबन 1800 के करीब है। अगर आप गौर करें तो टोरंटो में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की औसत कीमत कम अज कम 100 के बगैर कहीं है। उन घरों को तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। हाँ, हमारी खुरूश चीफ किया। जी हाँ, ये फ्रांसीसी स्कूल है। तुम्हारे गोरे वाकई काले हैं। और सुर्ख बाल नहीं उन। ये कनाडा के बारे में मेरा पहला एपिसोड है, लेकिन चैनल पर पहले ही इंग्लैंड, फ्रांस और जनूबी अमेरिका के बारे में वीडियोस मौजूद है। वीडियो की तफसील में नीचे लिंक्स मौजूद हैं। उन्हें नई टीबूज में खोली। आप ये वीडियो देख रहे हैं। गैर कानूनी होने से आंद्रे को पैसे बचाना मुश्किल था। गाड़ी के लिए पैसे जमा कर। हंसी, हाँ बिल्कुल। कहा जा सकता है कि खूब मेहनत की। मैंने इसे 10,000 में खरीदा था। खूब मेहनत की। नहीं समझ आया, मैं गाड़ी के लिए मेहनत कर रहा। हाँ, क्योंकि यह बगैर गाड़ी के बहुत मुश्किल है। तो गाड़ी आसानी हो बेन। ज्यादा हरकत के मौके और अपने लिए अगर तुम चाहो और किसी भी काम पर अगर तुम काम करने जाओगे, पहला सवाल होगा क्या तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट है, क्या तुम वहां जा सकते हो या वहां। मेरे पास शायद किसी भी शहर में भी काम हो और मुझे हरकत करनी पड़े। तू ना बस तमीरा छतें छोड़कर उबर पर बैठ जाओ। फायदा क्या है? इनके में एक प्रोजेक्ट लेता हूँ और इसे मुकम्मल करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर एक मुआविन के तौर पर काम करता हूँ। मुझे अब ठीक लगता है। बस ज्यादा है ना? उबर पर इतना नहीं कमा सकते। मेरा नहीं। तुमने साल गैर कानूनी तौर पर काम किया, अब तुम्हारी कानूनी मुलाजमत है और तुमने टैक्स देना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी आमदनी कम नहीं हुई? थोड़ी कम हुई। सच में? वो अब कम? क्योंकि टैक्स पर शरह बहुत ज्यादा है और ये महसूस होता है। या तुम गैर कानूनी तौर पर काम जारी रख सकते थे, कम टैक्स अदा करना पड़े। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर तुम कुछ चाहते, मिसाल के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर लेना या गाड़ी के लिए कर्जा लेना, तो ये सब कुछ दिखाना पड़ता है कि तुम कानूनी तौर पर काम कर रहे हो। ये सारी आमदनी कानूनी होती है और ये सब तुम्हारी यहाँ की तारीख के लिए जरूरी है। ये मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। गैर कानूनी लोगों के लिए मुश्किल है, जैसे बाज़ाब्ता तौर पर काम करना। यहाँ बिल्कुल मुनखू खैर सड़कें जैसे हमारे यहाँ हैं तकरीबन असूलना दादा मेरे पास अभी भी अच्छा है। डाउनटाउन में दाखिल होते ही ऊंची इमारतों से सर घूम सकता है और चमकती रोशनियों, एम्बुलेंस, खूबसूरत फायर ट्रक और पुलिस। आज उन्होंने यहाँ सब कुछ बंद कर दिया है। सब कुछ चमकदार और खूबसूरत है, लेकिन आसानी से गलत समत में मुड़ सकते हैं और जमीन पर लेटे हुए लोगों से टकरा सकते हैं। चौराहे पर खैमा आम बात है, सियाहती मकामात पर खुशगवार नहीं होता। सर्दियों में आइस रिक होता है। तुम में स्केटिंग की? हाँ, आंद्रे बहुत काम करता है लेकिन तफरी भी करता है। इस वीक एंड दोस्तों झील किनारे कॉटेज लिया। क्लब में भी पार्टी की, उनकी पूरी गिल्ली है। सब क्लब है ना? हाँ, मकामात हैं जहाँ बैठा जा सकता है। और तुम आमतौर पर ऐसी महफिलों में कितने पैसे खर्च करते हो? हाँ, आम तौर पर कहीं $2,003,000 आराम से खर्च हो सकते हैं। और क्या वाकई मकामी लड़की के साथ कुछ करने का मौका मिलता है? उसूली तौर पर हाँ मुमकिन है, लेकिन यहाँ जैसे कि तुम जानते हो वो खास तौर पर उधर नहीं करते। यहाँ तुम जानते हो जैसे हमारे मौलिद वबा में संजीदा ताल्लुकात होते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर पार्टी करते हैं, ज्यादा आराम करते हैं। वो क्लबों में कैसे बर्ताव करते हैं? क्या वो बहुत ज्यादा पीते हैं या तुमने कोई लड़ाई देखी? लड़ाई खास तौर पर नहीं, लेकिन पीते हैं हाँ, सख्ती से भी। तुम
पूरी हफ्ता काम करते हो, जानते हो, दफ्तर में और फिर कोई छुट्टी का दिन आता है तो शहर में किसी पब में कहीं निकल जाते हो और मजा करते हो जैसे कि, और तुम चाहते हो कि सब कुछ भूल जा। हाँ, एक मुकम्मल आरामदेह वक्त गुजारना चाहते हो। वालिदिया की बीवी भी वकील है। मुलाकात हुई। बीवी रूसी बोलती है। हाँ, तुम्हें दे सकता हूँ। ये चप्पलें हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। चप्पलें तुम्हें सब थोड़ा सा अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलते हैं। सईदा की माँ, जी हाँ, ये और वो हमारे पास अभी कंशक्ड है, इसलिए कितनी उसमें किस जबान में बात करते हैं? अंग्रेजी। वो हमारे पास पूरा मिक्स है। वो मेरे अफगान के मुकाबले में अच्छी रूसी बोलती है। मैं नहीं चंद अल्फाज जानता हूँ। वो रमजान और ईस्टर को साथ मनाते हैं। ये है कनाडा। तो कनाडा क्या है? ये वो है जब फर्ज करें मैं रूसी हूँ, बीवी अफगान है, यहाँ तक के पड़ोसी अरब है और पड़ोसी यहूदी है और सब अमन से दोस्ती से रहते हैं। लेकिन अब ये इतना अमन से दोस्ती से नहीं है, थोड़ा सा हलचल शुरू हो रही है। हम अपने ख़ानदानी अक़दार के लिहाज से बहुत यकसां हैं। हमारे पास मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, लेकिन हकीकत में ये जौहर जो ये है, ये हमारे पास हकीकत में बहुत यकसां है और हम खुद इसका अंदाज़ा नहीं लगाते, लेकिन हम इस सकाफ़त के बहुत करीब हैं। मिसाल के तौर पर हकीकत में अफ़गान लोग बहुत अच्छी तरह से रूसियों के साथ पेश आते हैं और ऐसा नहीं है इनके पास नहीं है इतारत या कुछ और। फिर हमने जनती और जैसे दुश्मन है। हाँ, इधर रूस मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में होता तो मिसाल के तौर पर यह मसला ना होता। जैसा कि अफगान समझते हैं कि यहाँ अमेरिका ना होता तो वहाँ ये सब कुछ ना होता। जो 20 सालों में तालिबान के बारे में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। क्या आपके पास कोई मजाक है? ना हम उस पर बात नहीं करेंगे। और क्यों ये ठीक है क्या? लेकिन हमारे दरमियान हम ठीक हैं। यहाँ वो दुआ करती है, इसके पास ऐसे है ठीक करे। हाँ, इतवार को। हाँ, यहाँ करीब में रूसी गिरजाघर हैं। एक छोटा सा है, लेकिन ये शहर के मरकज में है। लेकिन यहाँ मसाजिद बहुत ज्यादा है। हमारे पास घर में तब्दीली नहीं है। हमारे पास आइकॉन्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑर्थोडॉक्स चेरीज हैं। हाँ, हमारे पास कुरान है। इस कमरे में ऑर्थोडॉक्सीत ने जीत हासिल की। जब उनका त्यौहार होता है और जब मिसाल के तौर पर उनके पास ये रमजान, वो इस लिबास में होते हैं और मैं उन्हें मस्जिद ले जाता हूँ। मेरे पास अफगान लिबास। हाँ, मैंने इसे नहीं पाया। यहाँ हमारे पास बाइबल और कुरान भी होगा। साथ साथ खैर एहतियातना एक को दूसरे पर नहीं रखते। साथ साथ हमारे पास यहाँ है हलाल कबाब। ये कबाब है। हम हलाल गोश्त खाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ बियर है। हमारे पास बियर भी है। हाँ, जैसे कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे पास बियर। हम कनाडा में हैं, वहाँ हमारे पास ये सब क्लाइंट्स ने मुझे तोहफे में दिया। सईदा के लिए शराब सबसे बड़ा झटका है। यानी शराब अफगानों के लिए वाकई झटका है। कहा गया कि वो शराब पीते हैं जब हम मिले थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये शराब है। ये क्या चीज है? हाँ, क्योंकि हमारी सकाफत में ये हराम है। हाँ, ये नहीं हो सकता। अब मैं जानती हूँ कि ये रूसी है। ठीक है, बहुत साल पहले मैं सिर्फ सोचती थी कौन पीता है। इसका मतलब है कि ये शख्स बहुत, ये कैसे कहा जाए, मुज़ाकाखेज़ अफसुर्दा कुछ हुआ है। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि वालिदी शराब पीते, जब कोई रूसी पीता है तो माहौल ज्यादा खुशगवार हो जाता है और वालिदी बयान की तरफ बढ़ते और नाचना शुरू कर देते। जब मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो मैं बहुत खुश कि नहीं हुए, मसला नहीं है। लेकिन खुद नहीं चखी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ अगर मैंने चखा शायद मैं मर जाऊंगी। वो अल्कोहल नहीं जानती थी। वो यहाँ नहीं जानती थी कि शराब बियर, वोडका और विस्की में क्या फर्क है। सब एक जैसा है, सब बुरा है। मैं पीता हूँ, घर पर होता है। वकील खास तौर पर बदनामी का बाइस बन सकता है। अगर मैं नशे में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं लाइसेंस खो देता हूँ।
मैं समझती हूँ कि रूसी सकाफत हमसे मुख्तलिफ हमसे जब मेहमान आते हैं या घर पर ख़वातीन अलग खाती हैं और मर्द अलग खाते हैं। क्या आप इस पर अमल करते हैं या मेहमानों पर? ये मेहमानों पर मुनहसर है, अगर हमारे हैं तो नहीं। हमारे मेहमान नहीं समझेंगे, अगर उनके मेहमान हैं तो हाँ। मिसाल के तौर पर अगर सईदा की कोई जाने वाली औरत आती है तो मैं वहाँ नहीं होता, मैं या तो तहखाने में चला जाता हूँ या ऊपर, यानी करीब नहीं होता। वो मुझे देखते भी नहीं है। क्यों? उनके यहाँ ये रिवाज नहीं है कि यानी ख्वातीन के साथ अलग होती हैं और वहाँ मर्द नहीं होते वहाँ, यहाँ तक कि अगर उसका शौहर उसे मेहमानों के पास ले आए तो वो उसे छोड़ देगा। हाँ, वो उसे छोड़ देगा। मर्द जानता है कि ख्वातीन के साथ अकेली होगी, कोई और मर्द नहीं होंगे। कनाडा के अलावा कहाँ मैं अफगानी खाना खा सकता हूँ? ये क्या है? ये तो ये पुलाव है। हाँ, ये वाकई अफगानी पुलाव है। वो वहाँ ये कबाब लेंगे, इसे रोटी में लपेटेंगे, वो से इसी तरह आप उसे खाते हैं, ठीक है, और इस चीज़ में भी इजाफा करते हैं। अफगानी समझा जाता है। तो आपके दफ्तर में वो कैनेडियन जो मकामी कहलाए जा सकते हैं, जिनके वालिदैन भी यहाँ पैदा हुए, तकरीबन फीसद में बता सकते हैं? ये बहुत छोटा फीसद है। मकामी लोग मरकज से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो बस जब जुमा की शाम आती है तो वो डाउनटाउन नहीं जाते, वो अपने ट्रक पर बैठते हैं, कश्ती को अपने साथ बांधते हैं और मुस्कोका चले जाते हैं, और वहाँ जहाँ उनका कॉटेज होता है वो रहते हैं, मछली पकड़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, और जब आप दूसरी कश्ती पर उनके पास से गुजरते हैं तो वो आपको हाथ हिलाते हैं। कनाडा से चले जाएं। और वो जब मैं पहली बार कनाडा आया था, पहली बार जब मैं टोरंटो में नौकरी के इंटरव्यू पर गई, 20 स्ट्रीट के इलाके में, वहाँ एक सफ़ेद फार्म लड़का था और मैं इसके सामने थी और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने मुल्क वापस चली जाऊं। मैं सिर्फ इंटरव्यू पर थी। मैं इंटरव्यू पर जाऊं, हमसे हटा दो। दूसरी बार जब मेरी माँ इंटरव्यू पर गई, ये टोरंटो में था, ये जार्विस स्ट्रीट पर था, तो इसने हमें बताया और वो जानता था। शायद ये बिल्कुल मुश्किल था। दर वो अंग्रेजी में ठीक से नहीं बोल, वो डरती थी। वो डर गई। ये तब था जब मेरे पास ये करीब नहीं था। कि वो नहीं सोचते मैं रूसी ईरानी के साथ मैं भी ऐसा ही, लेकिन अमरीकी थे। ये नौजवान लड़कियां थी जो ये क्या तुम ऐसा सोचते हो तो ये है। वकील की बात सुनो, ऐसा मत कहो। इनके पास वाकई सियाफाम लोगों के लिए हसासियत है, तकरीबन वैसी ही जैसे रियासतों में। नहीं, ये अब शुरू हुआ है क्योंकि ये ब्लैक लाइव्स मैटर का मौजू शुरू हुआ और उन्होंने इस मौजू को शुरू किया, यहाँ भी तरक्की देना शुरू किया। हालांकि कनाडा में कभी गुलाम नहीं थे, यहाँ कोई नहीं था, सफेद लोग थे और एक फ्रिज था, सर्दी थी और कोई यहाँ नहीं आता था। कनाडा वाकई मौजूद है, पूरे 150 साल अब ज्यादा हो गया है। और ये कैसे कायम हुआ? मिसाल के तौर पर 1952 तक कैनेडियन शहरियत नहीं थी, यानी आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं हो सकता था। सिर्फ दूसरी आलमी जंग के बाद कैनेडियन शहरियत और कैनेडियन पासपोर्ट का तस्वुर आया। कनाडा और अमेरिका की कुर्बत के बावजूद ओलीग के ख्याल में उनका ज़हनी रवैया मुख्तलिफ है। नहीं, कनाडा वो ज्यादा सादा है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग वो ज्यादा सादा हैं, वो ज्यादा मेहरबान हैं। वहाँ कुछ तनाव है, वहाँ हथियारों की भरमार है, बहुत ज्यादा ऐसे वाक़यात हैं। स्कूल में फायरिंग, कॉलेज में फायरिंग, 5, 10, 12, 17 लोग हलाक हो जाते हैं। यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं होता। कौन फायरिंग से थक कर कनाडा में आराम करने आता है बगैर बंदूक के? और तुमने कभी अमेरिका, जब तुम कनाडा में रह रहे थे तो शायद तुमने सोचा। जब मैं 20 साल का था मैंने सब कुछ पर गौर किया। आज पाकिस्तान, कल अमेरिका, परसों कनाडा, इसके बाद मालदीव। जब मैं हिजरत करना चाहता था मेरे पास 2 इंतखाब थे, ऑस्ट्रेलिया जाना या कनाडा जाना। फिर 2 साल बाद मुझे यहाँ कनाडा में ये पसंद है कि ताल्लुकात ऐसे हैं। वो आएंगे, वो अब से इजाज़त मांगेंगे, वो देखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्या ले सकते हैं। खैर ऐसा नहीं। खैर जैसे कि ये मुखलिसाना है। अमेरिका को देखने की कोशिश में हम ऊपर उठते हैं।
इस तरफ, वहाँ जहाँ धुंध है, वहाँ जहाँ ये चिमिया है। ये झील ओंटारियो है। अगर तुम उसे पार कर लो तो तुम अमेरिकी तरफ पहुंच जाओगे। दाईं तरफ नियाग्रा है, बाईं तरफ मजाजी तौर पर मॉन्ट्रियल, क्यूबिक, अटलांटिक ओशियन। ये शहर का हिस्सा डाउनटाउन से दूर है, लेकिन इस छोटे से अपार्टमेंट को बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। ये अपार्टमेंट तकरीबन 3,400, 3,400, 3,500 और 1,550 मीटर माहाना में होगा। ये एक कमरे का अपार्टमेंट है। वहाँ 50 मुरब्बा मीटर से कम है, तकरीबन 2,400 से। इसे इंश्योरेंस भी खरीदनी होगी, जिसे तीन नेट इंश्योरेंस कहा जाता है, जो तीन नेट की हिफाजत करती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके दोस्त आए हैं और किसी को कुछ हो गया, जैसे बालकोनी से गिर गया, तो मालिक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। जेम्स, ये स्विमिंग पूल और योगा स्टूडियोज हैं। यहाँ उन्होंने पानी बंद कर दिया, कोई परवाह नहीं, कनाडा में सब कुछ यहाँ है। यहाँ वो कुत्ते को बाहर से लाकर धो सकते हैं। जब वो यहाँ लाते हैं तो वो कुत्ते को धो सकते हैं ताकि उसके पाँव साफ हों या नहीं, और उसके लिए एक अलग कमरा है। ये मुलाजिमा बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलती, और रास्ता दिखाने के बजाय इसके लिए आसान है कि वो हमें हाथ पकड़ कर ले जाए। तो ये है जिसे लाउंज कहा जाता है। यहाँ लोग अपने लिए ऐसी तकरीबात भी मुनक़िद कर सकते हैं। अगर आपकी सालगिरह हो या बस आकर बैठे पढ़े। यहाँ वाकई सालगिरह हो रही। इस अपार्टमेंट डाउनटाउन जजीरा नजर आता है, जो टोरंटो की अहम तफरीहात में से एक है। ये सामने है, इसे ओंटारियो जजीरा कहा जाता है। ये वाटर टैक्सी है। अब ये टैक्सी लेते हैं और ओंटारियो जजीरा जाते हैं। ये अपार्टमेंट 2.5 मिलियन की कीमत का है। अगर मैं इतनी कीमत में यहाँ रहता तो मैं कभी भी स्विमिंग पूल से बाहर ना आता। ये मरकजी बेडरूम है। जब शुनक होती है तो रेगुलेटर और वो लोग जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, इनके लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल बशमूल टॉयलेट मना होता है। और नहाने ख्वाहिश होती है, लेकिन इजाजत नहीं है। नहीं इजाजत। हर रेगुलेटर को अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ना है, उनका पूरा ढेर है। जब आप यहाँ आते हैं, न सिर्फ मैं बल्कि बहुत से लोग वो आते हैं और अपने रिज्यूमे में लिखना शुरू करते हैं, मैं वहाँ मैनेजर था, वहाँ सेल्स में, यहाँ पर इसका रेज्यूमे ऐसा होता है, और हर जगह मैनेजर 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 लफ्ज का मतलब। हमारे यहाँ और कनाडा में बहुत फर्क है। हमारे मैनेजर हर मुशीर होता है और डायरेक्टर होता है। कैसी मुल्क है जहाँ सब आते हैं और सब मैनेजर होते हैं। ये है, हाँ, हर रेगुलेटर के पास ऐसे साइन होते हैं जब वो घर बेचता है। मसलन इस तरफ इसके पास अपनी लिस्टिंग होती है, वो अहम चौराहों पर ऐसा साइन लगाता है जिस पर नाम, फोन नंबर और तीर का निशान होता है जहां घर बेचा जा रहा होता है। दो जंग नहीं होती, मुकाबला करने वाले नहीं आते। क्या वो उन्हें नहीं गिराते? नहीं, सी नौकरियां थी। पहली नौकरी थी, एक जानने वाले ने मुझे वहाँ लगवाया। मेरे पास अंग्रेजी जबान नहीं थी, उसने मुझे अपने साथ नौकरी दिलाई। इस नौकरी पर लगवाया जहाँ वो पहले काम करता था। ये गाड़ियों की तोड़ फोड़ का काम था। कुछ महीने मैंने काम किया, खास तौर पर वो सर्दी मुझे याद है थी। 20 डिग्री -20, -30 और सर्दी थी। तुम्हें ये सब गाड़ियाँ और वो बाहर थीं। इन गाड़ियों को तोड़ना था और सब कुछ, और हाथों से, और सब बर्फीले लोहे हैं। 10-20 बार अटे का बैठक, दौड़, फोकस, खड़ा, खोलता। ये पहली नौकरी थी। यहाँ तुम फौरन रियल स्टेट एजेंट नहीं बन सकते, तुम फौरन बन सकते हो। सुना रियल स्टेट एजेंट बनना अच्छा है, विजिटिंग कार्ड छापे, फौरन रियल स्टेट एजेंट बन गए। यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, तुम्हें यहाँ पढ़ना है, इम्तिहानात पास करने होते हैं ताकि लाइसेंस हासिल कर सको। और इम्तिहान में किया था, इम्तिहान में बहुत कुछ था। एक चीज को पढ़ना पड़ता है। तुम्हें 7-8 इम्तिहानात देने होते हैं और हर इम्तिहान को पास करने के लिए तुम्हें। मेरे पास एक किताब थी जो तकरीबन इतनी मोटी थी। वहाँ बहुत सारे कवानीन, उसूल, ज़ैली उसूल हैं कि रियल स्टेट कैसे काम करता है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह ग्राहकों की खिदमत करनी चाहिए। मैंने यहाँ कॉलेज भी मुकम्मल किया। इसका नाम जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है। और
वैसे मेरे पास शायद तकरीबन 12 मज़ामीन थे और हैरत की बात यह है कि मुझे याद है मैंने तकरीबन 10 महीने तक पढ़ाई की और हैरत की बात यह है कि मुझे याद है मुझे तमाम मज़ामीन पसंद थे। आपको कनाडा में जायदाद चाहिए, वो लीग से राब्ता, वो इसमें वाकई माहिर है। अपने तफसीलात वीडियो तफसील में हो। बिल्कुल डाउनटाउन में हम खाने के लिए गए, हाँ कैंटीन की तरह। जब मैं पोते के साथ जजीरे पर जाकर यहाँ लाकर खिलाता हूँ। कैंटीन में दिलचस्प है सारा खाना एक ही कीमत पर, चाहे पास्ता हो या गोश्त, सब कुछ 2.79 फी 100 ग्राम है। बेवकूफ, मैं पास्ता ले लिया, ये झींगों की कीमत है। कशिश सब कुछ एक ही कंटेनर में तोला जाता है। उसे कौमी कैनेडियन खाना कहेंगे। मैक्सिकन, एशियाई, इतालवी और ये शायद दसप्रीडा है और सिर्फ पिज़्ज़ा काट रहा है। यूक्रेनियों के साथ महारतें। पहली बार मैं पास्ता खा रहा हूँ पिज़्ज़ा के साथ। अब ये मेरे लिए कनाडा के साथ मुंसलिक होगा। हमारे करीब एक बहुत अजीब हम कब्रिस्तान पहुंचे। ये दोपहर के खाने का मौजू नहीं है, लेकिन ये इतने प्यारे हैं कि आपको यादगारों के दरमियान ही पिकनिक करने का दिल चाहता है। खैर, मैं किसी ऐसी जगह देखना पसंद करूंगा बजाय हमारे यहाँ बाढ़ या कुछ ये बाड़े। कब्र पर कब्र, यहाँ चादर लेकर पिकनिक कर सकते हैं। देखो यहाँ कितनी खामोशी है ना? हाँ, कोई शोर नहीं कर रहा। ये कातिल मक्खी भी शोर नहीं कर रही, बस मुझ पर बैठ गई है इलाके की सैर करने के लिए। और ये एक आम कैनेडियन ओल्ड एज होम है। लोग रिटायरमेंट पर यहाँ रहते हैं। उनके लिए रेस्तोरां की तरह खाना होता है। वहाँ नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनकी देखभाल नर्सें करती हैं। आज मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन यहाँ मुसाफिरों को भी जुर्माना किया जाता है। मैंने जुर्माना अदा किया, तकरीबन $300, कहीं $278, इसलिए कि मैं जा रहा था ड्राइविंग सीट पर नहीं, बल्कि गाड़ी में एक शख्स के साथ। जो ड्राइविंग कर रहा था मैं पीछे था, दरमियान में बैठा था और मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। पुलिस ने रोका और जुर्माना दिया। मुझे जो पीछे बैठा था और सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और जुर्माना लिख दिया और ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा आईडी दें, आपको जुर्माना दिया जाता है तो इस पर लिखा होता है आपका नाम, खानदानी नाम। जैसे ओलीग का ड्राइवर पकड़ा गया था, जुर्माना अदा करें तो 50% रियायत मिलती है। जब मैं यहाँ कनाडा आया तो पहले हफ्ते में मुझे ऐसा जेट लीग हुआ कि मैं बिल्कुल 12 बजे दोपहर के वक्त गाड़ी चला रहा था और मैं बस सो रहा था। मेरी आंखें, मुझे माचिस की तीलियां डालनी पड़ती थी। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, लेकिन मैं 2 बार कानून तोड़ चुका था जब मैंने सुर्ख पट्टी पर सिग्नल क्रॉस किया। मुझे याद है मुझे पहला जुर्माना मिला तकरीबन $250 का। मैं अदालत गया, उस वक्त अदालत में ऑनलाइन नहीं, और उन्होंने मेरा जुर्माना मेरे ख्याल में आधा कर दिया। मैंने वहां अदायगी की, शायद तकरीबन $125। और गाड़ी चलाते वक्त बेदफियानी, सिर्फ बगैर अल्कोहल। पहले आपके लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल हो जाएंगे, फिर वहाँ जुर्माना होगा और आमतौर पर वकील लेते हैं। वकील महंगा होता है, यानी अब तकरीबन 10,000 तक माली तौर पर फंस चुके हैं। अगर आप वकील ना लें तो अब हर चीज के जिम्मेदार है। जो आप पर इल्जाम लगाया गया, आपने सब कुछ मान लिया और फिर बाद में आपको ये सोचना होगा कि आपके पास कोई जुर्म होगा। कोर्ट मौजूद है, आप अमेरिका नहीं जा सके। ओली, मुंतकिल इन लोगों से बात करना जरूरी है जिन्होंने एडजस्ट किया है, वरना गलत मशवरों से दूसरों की गलतियां दोहराई जा सकती है। खुश नसीब वो हैं जो आए और उसे कबूल किया। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो हाल ही में आए हैं, वो यहाँ सिर्फ 3 महीने से हैं और वो खुश हैं कि उनके पास ऐसी पेशे हैं जो ऐसे ही मांग में हैं। बीवी वो काम करती है, उसने सारी जिंदगी बच्चों के साथ काम किया और वो दांतों के तकनीशियन के तौर पर काम करता था। ये भी
यहाँ मांग में है, ज्यादा अच्छे नहीं हैं और निस्बतन उन्होंने जल्दी अपने लिए काम ढूंढ लिया। ये नायाब है। मुहाजिरीन के दरमियान बहुत ज्यादा मुकाबला है। इस मुल्क में आते हैं 2023 में तकरीबन 2 मिलियन लोग आए, तलबा को शामिल करते हुए। यहाँ इस तादाद में से तलबा वो तकरीबन 800,000 के करीब हैं शामिल होते हैं। फिर ये पना गुज़ीन, रेड परमिट्स, मुस्तकिल रहाइश के लोग हैं तकरीबन 2 मिलियन, और वो दांतों से चबाते हैं। यकीनन कैनेडियन सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। जब मैं आया था हम पार्क गए और अगले दिन बैठे थे वहाँ उन हंसों को खुला रहे थे। कैनेडियन आए, कहा सलाम, सुबह बखैर, कैसे हैं? हमने कहा सलाम, क्या आप अभी आए हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, कनाडा में खुश आमदीद। तो बस ऐसे ही। और पुलिस को फोन करते हैं। लोग जो यहाँ बच्चों के साथ आते हैं, अगर वो IT के शोबे में नहीं है, अगर वो दिमाग से काम करना चाहते हैं, जैसा कि हम आदी हैं दिमाग से काम करने के, ना के हाथों से, उनके लिए यहाँ बहुत मुश्किल होगा। ये मुल्क उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वहाँ काम करते थे, खिड़कियाँ लगाते थे, छतें, फर्श बनाते थे। यहाँ जो लोग यहाँ आते हैं और दिमाग से काम करना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से और बहुत ज्यादा मुकाबला है और सबके पास दिमाग भर की याद नहीं। मुझे असूलना अभी तक नहीं, शायद जानते हो वहाँ जाकर रिश्तेदारों को देखना, और वैसे वापस वहाँ जाने के लिए शायद मैं फौरन वहाँ आदी नहीं हो सकूंगा। हाँ, जा सकता हूँ, थोड़ा वक्त वहाँ गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है के जरिए मैं थोड़ी देर के लिए वापस आना चाहूँगा। तुम्हारे यहाँ होने पर रिश्तेदार क्या कहते हैं? खैर, वो हो चुके हैं। हमारे मौसीकी चल रही है। कनाडा बर्रे आज़म अपनी जहनियत, अपनी अजीब व गरीब बातें, अपनी खामियां और खूबियां, किसी न किसी तरह मुशाबे खूबियां गालिब आती हैं क्योंकि आने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा पहला एपिसोड था, अभी कुछ और होंगे। ताकि आप उन्हें न खोएं, मेरे YouTube, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अभी सब्सक्राइब करें। हर जगह में हूँ। वोवा कारमानोफ, खुदा हाफिज।